Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है जिसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स, बच्चों इसमें हम पॉलीसेकेराइड्स जो है इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने पॉलीसेकेराइड्स जो है उसका इंट्रोडक्शन देखा था। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देखी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर बच्चों हमने पॉलीसेकेराइड्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे अबंडेंट पाए जाने वाले मोनोसेक्राइड्स हैं। उसके बाद बच्चों हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि ये हैं क्या, दीज आर लॉन्ग चेन्स ऑफ मैनी मोनोसेक्राइड्स। बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स की लंबी लंबी चेन्स होती हैं जो कि आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। बच्चों इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी कि हम किन किन एग्जांपल्स को इस चैप्टर के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। बच्चों इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स थे उनमें था स्टार्च, ग्लाइकोजन। बच्चों इन दोनों को हम पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं। बच्चों यहाँ से एक सेलुलोज रह गया था, इसको हम आज के इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों अदर पॉलीसेक्राइड्स में हम पिछले लेक्चर के अंदर पेक्टिन और लिग्निन को स्टडी कर चुके हैं, हम एगर को स्टडी कर चुके हैं, हम म्यूरिन को स्टडी कर चुके हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो सेलुलोज और काइटिन के ऊपर होगा। तो बच्चों आए हम सबसे पहले सेलुलोज को स्टार्ट करते हैं। बच्चों सेलुलोज के हवाले से एक बात हमें मालूम है कि जो सेलुलोज है इसके अंदर बीटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि बच्चों ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताई थी और मैंने आपको जब पहले अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का फर्क समझाया था तो भी मैंने आपको वहां पर भी बताया था। अब बच्चों बीटा ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन नंबर 1 पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद होगा तो इसे हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ एक मरतबा। बच्चों नॉर्मली हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब बच्चों यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और इसके ऊपर जो है वो छठा कार्बन मौजूद होता है, इसको हम CH2OH से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखें अगर कार्बन नंबर 1 पर नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों कार्बन नंबर 1 पर ऊपर की तरफ हाइड्रोक्सिल होगा तो इसे हम बीटा ग्लूकोज कहते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि बीटा ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ऊपर की तरफ मौजूद होता है, कार्बन नंबर 3 पे आपको पता है कि OH की पोजीशन चेंज होती है और साथ कार्बन नंबर 4 पे OH नीचे आ जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन ऊपर, और रिंग का जो आखिरी कार्बन है इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन आता है। तो बच्चों ये जो है ये स्ट्रक्चर होगा बीटा ग्लूकोज का, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। हम इसको आगे जो है वो 12 मरतबा देखेंगे। बच्चों इसके बाद सेलुलोज के हवाले से आपको एक बात पता होनी चाहिए, दूसरी बात बच्चों आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सेलुलोज है इसको अमाइलेज एंजाइम जो है वो ब्रेक डाउन नहीं करता। अमाइलेज एंजाइम जो बच्चों वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ने की सलाहियत रखता है। क्योंकि सेलुलोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज मौजूद ही नहीं होता, इसी वजह से जो सेलुलोज है बच्चों वो अमाइलेज एंजाइम के जरिए ब्रेक डाउन नहीं होता। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा बच्चों सेलुलोज के हवाले से हमें एक और बात पता है कि जो सेलुलोज है ये मेन कंपोनेंट है बच्चों किसका, प्लांट सेल वॉल का, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। हम इसको आगे भी देखेंगे। जो सेलुलोज है बच्चों हमारे पास ये प्लांट सेल वॉल के एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो बच्चों आए हम सेलुलोज को जो है वो उसको स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। बच्चों देखें सेलुलोज का स्ट्रक्चर, इट इज अ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। बच्चों एक चेन है ग्लूकोज मोनोमर्स की। ग्लूकोज मोनोमर्स से मुराद है ग्लूकोज के सब यूनिट्स की, विद 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बच्चों यहाँ पे देखें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब ये आपस में जुड़े तो हुए हैं बच्चों, जुड़े आपस में किसके जरिए हुए हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए जुड़े हुए हैं। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके दरमियान है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कार्बन नंबर 4 के दरमियान है। बट लेकिन बच्चों यहाँ पे जो ट्विस्ट है ना वो ये है कि बट विद अ डिफरेंट आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो ग्लूकोज का जो आइसोमर स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर होता था अल्फा ग्लूकोज, वो नहीं होता, बल्कि यहाँ पे कौन सा आइसोमर होता है ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जो सेलुलोज है बच्चों ये क्या है, इसमें काफी सारे ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो अल्फा नहीं बल्कि बीटा ग्लूकोज होगा। इसके बाद बच्चों आगे देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कंटेन अल्फा ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लाइकोजन में बच्चों अल्फा ग्लूकोज होता था। अल्फा ग्लूकोज में क्या होता था, इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन 1 स्टिक्स डाउन फ्रॉम द रिंग। बस यहाँ पे देखें स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज होता था जिसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है रिंग के कार्बन नंबर 1 पर, स्टिक का मतलब होता है जुड़े होना, डाउन फ्रॉम द रिंग। जो रिंग थी ना बच्चों, जो रिंग स्ट्रक्चर होता था, मैं अगर यहां से इस तरह से ड्रॉ करूं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, तो बच्चों यहाँ पे कार्बन नंबर 1 अगर ये है तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिंग के नीचे की तरफ जो था वो मौजूद होता था। मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है तो आपने इस तरह ध्यान में रखना है। जो रिंग का जो पहला कार्बन था ना इसके नीचे की तरफ OH ग्रुप मौजूद होता था,
जबकि बच्चों बीटा कार्बन में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, वाइल सेलुलोज कंटेन्स बीटा ग्लूकोज इन विच OH ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 स्टिक्स अप। जबकि बच्चों जो सेलुलोज के अंदर बीटा ग्लूकोज होती है, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर की तरफ मौजूद होता है। तो आप लोगों ने इस चीज को जहन में रखना है। बच्चों इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट इन सेलुलोज अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन्वर्टेड। अब बच्चों ये लाइन है ना, ठीक है, ये लाइन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल आपको समझ में आएगी। बच्चों इसको हम डायग्राम से समझते हैं। बच्चों आपके सामने देखिए डायग्राम शो हो रही है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। बच्चों दिस इज स्टार्च, ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है ऊपर, और नीचे बच्चों किसका स्ट्रक्चर है, सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। अब बच्चों सबसे पहले हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो स्टार्च में देखिए यहाँ पे है क्या कि कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 1 है, नीचे की तरफ जो था यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता था, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन मौजूद होता था। इस तरह जो कार्बन नंबर 4 है बच्चों, यहाँ पे भी आपको पता है कि नीचे की तरफ हाइड्रोक्सिल, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन। अब बच्चों यहाँ पे जब एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता था तो बच्चों जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के जरिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ जाता था, जिसको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम देते थे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। बच्चों यहाँ पे हम इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो आपने इस चीज को भी जहन में रखना है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप रिंग की तरतीब देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ पे जितने भी रिंग के अंदर आपको कार्बन एटम नजर आ रहे हैं उनकी तरतीब सेम है, मतलब इसमें कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्टेड नहीं है, उल्टा नहीं है, सभी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक ही तरह के हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे ना सेलुलोज के स्ट्रक्चर के अंदर, तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें बच्चों, सेलुलोज में आप यहाँ पे देखें सबसे पहले 1 2 3 4 5। अब बच्चों रिंग में ये नॉर्मल तरतीब। अब यहाँ पे दूसरा बच्चों देखेंगे यहाँ पे रिंग की तरतीब उलट गई है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। अब बच्चों रिंग क्या हो गया, रिंग इन्वर्टेड हो गया है। फिर बच्चों जो अगला आएगा वो फिर सीधा है 1 2 3 4 5 और 6। फिर उससे अगला बच्चों फिर इन्वर्टेड है 1 2 3 4 5 और 6। अब बच्चों यहाँ पे इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, ऊपर वाले जो पॉइंट है ना यहाँ पे उसकी बात कर रहा है। दिस मींस दैट, इसका मतलब ये है कि सेलुलोज के अंदर जो अल्टरनेट का मतलब ये है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को छोड़ के उससे अगला जो ग्लूकोज है बच्चों वो इन्वर्टेड है। अब बच्चों ये इन्वर्टेड आखिर क्यों है, इसकी क्या रीजन है, आए हम इसको जो है वो देखते हैं। बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ना ये स्ट्रक्चर्स शो किए हैं, मैंने आप लोगों के लिए बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, दिस इज द बीटा ग्लूकोज। ये क्या है बच्चों, बीटा ग्लूकोज है बच्चों। ये भी सारी, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज है, ये भी बीटा ग्लूकोज है। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें बीटा ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे इस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऊपर की तरफ मौजूद है और हाइड्रोजन नीचे की तरफ मौजूद है, और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो सेम है। अब बच्चों ये बीटा ग्लूकोज है। अब बच्चों एक बीटा ग्लूकोज जब दूसरे बीटा ग्लूकोज के साथ बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए मिलेगा तो बच्चों तभी तो वो सेलुलोज बना सकता है ना। बच्चों यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे OH ऊपर है और कार्बन नंबर 4 OH नीचे है। बच्चों यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है वो कार्बन नंबर 4 के साथ डायरेक्टली बॉन्ड जो है वो बच्चों नहीं बना सकता, क्योंकि वो उसके साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा। अगर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे होता तो ये बॉन्ड बड़े आराम से बना सकता था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बॉन्ड बड़े आराम से बना सकता था बच्चों। यहाँ पे आप देखें कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, जबकि कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच्चों कहाँ पे है, ऊपर है। तो कार्बन नंबर 1 है बच्चों, इसका जो कार्बन नंबर 4 के साथ डायरेक्टली बच्चों बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकता। तो अब बच्चों यहाँ पर होता क्या है, कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाने के लिए ये जो ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बच्चों, इसको क्या कर दिया जाता है, इसको इन्वर्ट कर दिया जाता है। बच्चों इन्वर्टेड स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों के लिए शो किया हुआ है बच्चों। अब इसको बिल्कुल उलट कर दिया जाता है, जिस तरह इसकी मिरर इमेज होती है ना, मतलब पहले जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था, अब बिल्कुल उसका उल्ट कर दिया जाता है। तो नीचे देखें बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए इसका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर शो किया है बच्चों। यहाँ पे देखें ये वही बीटा ग्लूकोज है जो मैंने आपके लिए ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो किया था, जबकि बच्चों अब ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने इन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें बच्चों कार्बन नंबर 1 है, अब बच्चों जब ये स्ट्रक्चर इन्वर्ट होगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब ये ऊपर है, जब इस तरह से ये इन्वर्ट होगा तो 2 3 वाली साइड ऊपर चली जाएगी और ये वाली साइड बच्चों नीचे आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और यहाँ पे इसके 6 कार्बन होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, इसका भी हाइड्रोक्सिल ऊपर की तरफ मौजूद है और इसका भी हाइड्रोक्सिल जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद है। बच्चों यहाँ पर जो बॉन्ड है वो बड़े आराम से बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चों सिंपल, यहाँ पे आप देखें ये हाइड्रोक्सिल और एक हाइड्रोजन, ये मिलाकर क्या बना देंगे बच्चों, H2O बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, H2O बना देंगे। अब जब बच्चों यहां से H2O बन गया तो ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ मिल जाएगा इस तरह से, कार्बन नंबर 1 ऊपर की तरफ ऑक्सीजन और यहाँ पे बच्चों कार्बन नंबर 4। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा।
अब बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। अब बच्चों अगले एक देखें, अब ये बीटा ग्लूकोज है, ये इन्वर्टेड बीटा ग्लूकोज है, और ये बच्चों सिंपल बीटा ग्लूकोज है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, अब जब इसको इन्वर्ट किया जाएगा तो ये देखें, इसके कार्बन नंबर 1 के सामने इसके कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल आ गया, तो बच्चों यहाँ पर इसके कार्बन नंबर 4 के सामने इसके कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोक्सिल भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों, सिंपल क्या होगा, यहाँ से भी एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा H2O की शक्ल में, और ये जो ऑक्सीजन है बच्चों इस कार्बन नंबर 1 के साथ आकर जुड़ जाएगी। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बच्चों, अब यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ना वो नीचे की तरफ बनेगा इस तरह से। अब बच्चों मैं आप लोगों को आपकी बुक से दिखाता हूं इसका स्ट्रक्चर, ताकि आप लोग इसको जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकें। अब बच्चों आप अपनी बुक के अंदर देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, ठीक है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऊपर की तरफ मौजूद है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नीचे की तरफ मौजूद है। और बच्चों ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आपके सामने नजर आ रहा है ये इन्वर्टेड है। फिर बच्चों उससे अगला, अब देखें, अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सीधा होगा, एक इन्वर्टेड, फिर एक सीधा, और फिर उससे अगला फिर इन्वर्टेड होगा। अब बच्चों जब ये फिर इन्वर्टेड होगा तो फिर बच्चों यहां पर भी यही होगा कि यहां पर एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके दरमियान से निकल जाएगा, और यहां पे वो जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बच्चों वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। और फिर इसी तरह इससे आगे जो बॉन्ड बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो बच्चों आपने इस चीज को ध्यान में रखना है, सेलुलोज के स्ट्रक्चर में एक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऊपर की तरफ बनता है, एक नीचे की तरफ बनता है, फिर एक ऊपर की तरफ बनता है, फिर एक नीचे की तरफ बनता है। एक चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बच्चों सीधा होता है, उससे आगे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इन्वर्टेड होता है। तो इस सेलुलोज के स्ट्रक्चर के अंदर जो अल्टरनेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों वो क्या होते हैं, दे आर इन्वर्टेड, वो उल्ट होते हैं। और उल्ट होने का मकसद क्या होता है बच्चों, ताकि जो बीटा ग्लूकोज है इसको आपस में जोड़ा जा सके, और इसको आपस में जोड़कर, ठीक है, इससे सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनाए जा सके। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बच्चों होपफुली आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। और बच्चों अब ऊपर से ये जो लाइन है जिसने लिखी हुई है कि दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इन सेलुलोज अल्टरनेट ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इन्वर्टेड। अल्टरनेट का मतलब है, ठीक है, बदल बदल कर आने वाले, मतलब एक ग्लूकोज को छोड़कर उससे अगला, फिर उसको छोड़कर फिर उससे अगला। जो अल्टरनेट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये इन्वर्टेड होंगे, ये उल्टे होंगे। अब बच्चों इसकी प्रेजेंस क्या है, सेलुलोज जो है इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स। बच्चों सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। और प्लांट्स में कहां पाया जाता है, प्लांट की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। तो वेयर इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, जहां पे उनकी सेल वॉल का जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है बच्चों। और आप लोगों ने इस सेलुलोज के स्ट्रक्चर को लाजमी तौर पे ड्रॉ करना है, और इसकी अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पेपर में भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ये ड्रॉ करना आना चाहिए। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल बच्चों, आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही कि किस तरह से इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है तो आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। जब आप इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल इन्वर्ट करेंगे ना तो आप लोगों को इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर शो होगा। तो आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सेलुलोज के हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों। इस इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के आप हेडिंग दे सकते हैं कि रोल ऑफ बीटा 1,4 ग्लूकोज इन प्लांट स्ट्रेंथ। अब बच्चों सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है बच्चों। अब इस बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का सेलुलोज मॉलिक्यूल के अंदर इसकी क्या अहमियत है। और चूंकि सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बच्चों कसरत से प्लांट की सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, और प्लांट की जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और प्लांट की सेल वॉल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो सेलुलोज है। तो यहां भी हम देखेंगे कि सेलुलोज के अंदर जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बच्चों, ये प्लांट की स्ट्रेंथ के अंदर कौन सा एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बच्चों प्ले करते हैं। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। देखें वो कहते हैं दिस अपेरेंटली, ये बजाहिर सा टीनी डिफरेंस, मामूली सा फर्क जो है, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। बच्चों जो आपको फर्क नजर आ रहा है ना अल्फा 1,4 ग्लूकोज का और बीटा 1,4 ग्लूकोज का, ठीक है, ये इसका जो मामूली सा फर्क है बच्चों, ये उनके स्ट्रक्चर में और उनकी खसूसियात में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। अब जो अल्फा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर है बच्चों, जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी अमाइलोज की, अगर आपको याद हो तो बच्चों जो अमाइलोज है मैंने आपको बताया था वो इस तरह हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है बच्चों वो पाया जाता है। अब बच्चों इसमें होता क्या है, जब ग्लूकोज जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए बच्चों को जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना वो इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्वाइल होकर ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो यहां पे देखें द अल्फा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर जो है वो स्टार्च के अंदर वो क्वाइल, जब वो क्वाइल होकर क्या बना सकता है बच्चों, ग्रेन्यूल्स बना सकता है, दानेदार स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बच्चों क्या है, वो कहते हैं दूसरी तरफ द बीटा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर, ये जो बीटा 1,4 ग्लूकोज पॉलीमर है जो कि सेलुलोज के अंदर मौजूद है बच्चों, ये स्ट्रेट चेन्स बनाता है, स्ट्रेट चेन्स बनाता है बच्चों। इसके अंदर चूंकि बेंड्स आते हैं, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर है, एक नीचे, तो बच्चों ये जो अल्टरनेट
अल्टरनेट जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है ना और अल्टरनेट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं बच्चों, ये जो है उसे जो है वो हेलिक्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देते, उसे कॉइल अप नहीं होने देते। तो इसी वजह से बच्चों जो सेलुलोज के अंदर जो बीटा 1,4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? वो स्ट्रेट चेन्स बनाते हैं। अब बच्चों जब इस तरह की कई सारी स्ट्रेट चेन्स मिलती हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। बच्चों मैं आपको नीचे डायग्राम से समझाता हूं, यहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। बच्चे देखें, प्लांट की सेल वॉल के अंदर ना सेलुलोज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। सेलुलोज बच्चों धागों के नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर मौजूद होते हैं। अब बच्चों जो सेलुलोज के धागे हैं ना, इनको हम नाम देते हैं सेलुलोज फिब्रिल्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? सेलुलोज फिब्रिल्स का हम नाम देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये सेलुलोज फिब्रिल है। जब बच्चों एक सेलुलोज फिब्रिल को हम बाहर निकाल के देखते हैं तो बच्चों उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से धागे होते हैं। इन छोटे छोटे धागों को बच्चों हम नाम देते हैं सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का। किसका नाम देते हैं बच्चों? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का। और बच्चों की जो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हैं ये सैकड़ों की तादाद में ग्लूकोज की लॉन्ग चेन्स जब आपस में मिलती हैं बच्चों, हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज स्ट्रेट चेन्स जब आपस में मिलेंगी तो बच्चों ये मिलकर सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बनाती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है किस तरह से, कितनी खूबसूरत तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक ऊपर बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर एक नीचे है। ठीक है, तो ये जो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच्चों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए। और बच्चों इस तरह की बहुत सारी चेन्स जब आपस में मिलेंगी बच्चों तो क्या बनेंगे? इससे बनेंगे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल। और फिर जब कई सारे सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा बच्चों? सेलुलोज फिब्रिल्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो सेलुलोज फिब्रिल्स हैं बच्चों ये प्लांट के अंदर सेल वॉल को बनाते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बच्चों यही उसने लिखा हुआ है, वो कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ दीज चेन्स। बच्चों सैकड़ों की तादाद में जब ये चेन्स हैं, कौन सी चेन्स बच्चों? जो बीटा 1,4 जो ग्लूकोज है ना बच्चों, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए जो ग्लूकोज की चेन्स आपस में जुड़ी हुई हैं बच्चों, जब हंड्रेड्स की तादाद में ऐसी चेन्स जो हैं वो जुड़ेंगी आपस में बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, तो वो क्या बनाएंगे बच्चों? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बनाएंगे। बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है एक चेन ये है, दूसरी चेन ये है और तीसरी चेन बच्चों ये है। पहली चेन, दूसरी चेन और ये तीसरी चेन। तो बच्चों ये जो तीनों चेन्स है ना ये आपस में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ी हुई है। किसके जरिए जुड़ी हुई है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। और जब इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ चेन्स जो है बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ेंगी तो बच्चों वो जुड़कर क्या बना देंगी? वो बना देंगी सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स। और सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स बच्चों क्या बनाते हैं आगे? ठीक है, दीज माइक्रोफिब्रिल्स मेक सेलुलोज फिब्रिल्स। अब ये सेलुलोज फिब्रिल्स बनाते हैं और सेलुलोज फिब्रिल्स प्लांट के अंदर सेल वॉल को बनाते हैं जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड। बच्चों ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग होते हैं और रिजिड और सख्त होते हैं, इंतहाई मजबूत और सख्त होते हैं। एंड गिव स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स, और प्लांट के सेल्स को बच्चों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं। एंड देयर फोर इसी वजह से टू यंग प्लांट्स एंड आल्सो टू मटेरियल सच एज कॉपर, कॉटन एटसेट्रा। बच्चों वो यही कहता है कि इसी वजह से जो यंग प्लांट्स होते हैं, नौजवान पौधे होते हैं, जो अभी नए पौधे होते हैं, और जो मटेरियल जैसे कि कागज हो गया बच्चों, कॉटन हो गया, इसके अंदर भी जो है वो सेलुलोज बड़ी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि इन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना। और ये जो स्ट्रेंथ है बच्चों ये क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेलुलोज फिब्रिल्स होते हैं। और सेलुलोज फिब्रिल्स के अंदर स्ट्रेंथ क्यों आती है? क्योंकि वो सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बनी होती है। और सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स के अंदर स्ट्रेंथ क्यों आती है बच्चों? क्योंकि वो कई सारी स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बनी होती हैं जिनके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसके बाद बच्चों आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो सेलुलोज है इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं इसको हम सेलुलेज कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों से ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेलुलेज होता क्या है और ये कहां कहां पे पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान में रखें कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि सेलुलोज के अंदर पाया जाता है कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय अमाइलेज। बच्चों अमाइलेज जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तो तोड़ने की सलाहियत रखता है लेकिन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने की सलाहियत नहीं रखता। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वो यही लिखता है कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि सेलुलोज के अंदर पाया जाता है वो अमाइलेज एंजाइम नहीं तोड़ता। इट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सेलुलोज एंजाइम। इसके लिए खास एंजाइम चाहिए होता है जिसका नाम है सेलुलेज। और बच्चों ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये हमारे अंदर मौजूद नहीं होता, ह्यूमंस के अंदर मौजूद नहीं होता। इसी तरह बच्चों वो जानदार जो कि किसको खाते हैं? दरख्तों को खाते हैं। जाहिर सी बात है जब पौधों को खाते हैं तो उनके सेल वॉल के अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। तो बच्चों उनके अंदर भी सेलुलेज एंजाइम मौजूद नहीं होता। तो वो उसको हजम कैसे करते हैं बच्चों? ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको समझना है। तो यहां पे देखें वो कहता है बच्चों सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एंड सम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स बच्चों कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को। किसे कहते हैं बच्चों? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को। इनको हम प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। तो बच्चों एनिमल लाइक किंगडम प्रोटिस्टा में आपको पता है कि 3 तरह के जानदार आते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट और
फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो उसमें जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है इनको हम प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोन्स बच्चों ये वाहिद ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेलुलोज एंजाइम जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। कौन कौन से, किन किन जानदारों में होता है, कुछ बैक्टीरिया में और कुछ प्रोटोजोन्स में, ठीक है। अब आगे देखें बच्चों हर्बीवर एनिमल। हर्बीवर बच्चों ऐसे जानवरों को कहते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। अब बच्चों जब वो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट के अंदर सेलुलोज बड़ी मिकदार में होता है, तो सेलुलोज को वो डाइजेस्ट कैसे करते हैं बच्चों, वो अपनी इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, इन बैक्टीरिया या फिर इन प्रोटोजोन्स को रखते हैं जिनके अंदर सेलुलोज एंजाइम जो है वो मौजूद होता है। तो बच्चों ये हर्बीवर एनिमल्स जो हैं ये क्या करते हैं, जो हर्बीवर एनिमल्स अपने इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया रखते हैं या ऐसे प्रोटोजोन्स को रखते हैं जो कि इनके लिए सेलुलोज एंजाइम खारिज करते हैं और बदले में वो बैक्टीरिया इनसे खुराक लेते हैं और इनसे पनाह लेते हैं। तो अब बच्चों एनिमल्स को फायदा क्या हो रहा है, उनको सेलुलोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम मिल रहा है, और इन बैक्टीरिया को फायदा क्या हो रहा है, इनको फायदा ये हो रहा है कि इनको रहने के लिए जगह मिल रही है, इनको खुराक मिल रही है। तो बच्चों दोनों का फायदा होता है। तो कैसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों का फायदा हो रहा हो, इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का। तो यहां पे देखिए बच्चों वो कहते हैं हर्बीवर एनिमल्स जैसे कि काउस, गाय एंड टर्माइट। बच्चों टर्माइट कहते हैं डिमक को। किसे कहते हैं बच्चों, डिमक आपने देखी होगी जो कि लकड़ी को खा जाती है। बच्चों जो टर्माइट है ना, डिमक के छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, अब ये लकड़ी को खाते हैं। बच्चों डिमक के कीड़े जो हैं वो लकड़ी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी के अंदर सेलुलोज होते हैं। तो बच्चों ये डिमक का कीड़ा है छोटा सा, फर्ज करिए डिमक का छोटा सा कीड़ा है, तो बच्चों इसके पेट के अंदर ना प्रोटोजोन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रोटोजोन मौजूद होता है। और ये जो प्रोटोजोन है बच्चों ये क्या करता है, ये सेलुलोज एंजाइम रिलीज करता है जो कि इसे लकड़ी को हजम करने में मदद देते हैं। तो हर्बीवर एनिमल जैसे कि गाय हो गई या डिमक वगैरह हो गया, हुज डाइट, जिनकी जो खुराक इज मेनली सेलुलोज, वो बुनियादी तौर पर है ही सेलुलोज, हैव म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया इन देयर गट्स। तो बच्चों इनकी जो गट कहते हैं इंटेस्टाइन को, गट किसे कहते हैं, इंटेस्टाइन को कहते हैं। इनकी जो आंत है उनके अंदर जो है दोस्ती लगा के रहने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अभी जो बैक्टीरिया बच्चों क्या करते हैं, दिस बैक्टीरिया डाइजेस्ट देयर सेलुलोज। अभी जो बैक्टीरिया है इनकी सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। डाइजेस्ट कर मतलब है उन जो सेलुलोज है ना उसको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देते हैं। अब वो कहते हैं ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बच्चों जो ह्यूमंस हैं ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो सेलुलोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंपॉर्टेंट रोल बच्चों किस तरह से प्ले करता है, ये एक डाइटरी फाइबर के तौर पर काम करता है। किसके तौर पर काम करता है बच्चों, डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर बच्चों आपको पता है कि डाइटरी फाइबर जो है ये रफ एज भी हम इसे कहते हैं, मतलब ये हमारी खुराक के अंदर जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, बल्कि जो डाइटरी फाइबर है ना बच्चों ये क्या करता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, हमें कब्ज से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो कैंसर कॉजिंग चीजें हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो बच्चों इस तरह से जो सेलुलोज है ये एज अ डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। आपको पता है कि जो सेलुलोज है हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लवर होता है, तो जब भी हमारे इंटेस्टाइन से गुजरता है तो अपने साथ काफी सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को अटैच करके रखता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर जो फिजीज है, जो फुजला है, वो स्टक नहीं होता, वो फंसता नहीं है और उसकी जो मूवमेंट है वो बड़ी ही आसान हो जाती है। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो बस यहाँ पे देखें वो कहता है कि ह्यूमंस जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते एंड इट इज रेफर्ड एज डाइटरी फाइबर, और ह्यूमंस के लिए इसे डाइटरी फाइबर जो है वो इसे रेफर किया जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास पॉलीसेकेराइड, वो है काइटिन। होपफुली आपको सेलुलोज की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब बच्चों जो काइटिन है इसका स्ट्रक्चर भी बच्चों तकरीबन जो है वो सेलुलोज की तरह होता है, बस इसमें एक फर्क होता है कि इसमें जो बीटा ग्लूकोज है ना बच्चों वो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ होता है। क्या हुआ होता है बच्चों, बीटा ग्लूकोज थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ होता है। मॉडिफाई इस तरह से हुआ होता है कि उसके साथ एक खास किस्म का नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। मैं आपको पहले पिक्चर से दिखा देता हूँ बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों इसके अंदर जो है ये बीटा ग्लूकोज मौजूद होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चों बीटा ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 2 है, जो कार्बन नंबर बच्चों उसका 2 है, उसके साथ एक खास किस्म का नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप मौजूद होता है। तो बच्चों आपने इस नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप को ज़हन में रखना है, आपने इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। दरम्यान में ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। एक साइड पे बच्चों मिथाइल ग्रुप आ जाएगा CH3, और एक साइड पे बच्चों यहाँ पे NH ग्रुप आ जाएगा। तो बच्चों ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है। जब बच्चों ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप इस बीटा ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है तो इसे हम नाम देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। किसका नाम देते हैं बच्चों, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का नाम देते हैं। तो आपने इसको लिख लें, बुक के ऊपर लिख लें इसे कि हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का नाम देते हैं। आप इसे बुक के ऊपर लिख भी सकते हैं। तो बच्चों असल में ये जो काइटिन है ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब है कि काफी सारे वो छोटे छोटे यूनिट्स होकर इसको मिलकर बनाते हैं। बच्चों वो कौन से यूनिट्स हैं, वो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन क्या है बच्चों, ये जब बीटा ग्लूकोज के साथ ये खास किस्म का नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। और अटैच कहां पे होता है बच्चों, ये भी एमसीक्यू का आपसे पूछा जा सकता है कि बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है। बीटा ग्लूकोज के कौन से कार्बन, कार्बन नंबर 2 पे अटैच होता है। बच्चों यहाँ पे देखें, यहाँ पे
आप कंफ्यूज नहीं होना आपने कि यहाँ पे क्यों अटैच है बच्चों। अगर आप इसका इन्वर्टेड स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो कार्बन नंबर 2 जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद होता है। यहाँ पे आप देखें कार्बन नंबर 2 ऊपर है जब इसको इन्वर्ट किया जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर भी बच्चों कार्टन जो है यहाँ पर भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सीधा होगा, फिर एक इन्वर्टेड, फिर एक सीधा, फिर एक इन्वर्टेड होगा। तो उसमें जो इन्वर्टेड होगा तो कार्बन नंबर 2 इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो कार्बन नंबर 2 के साथ बच्चे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप मौजूद होता है जिससे हम एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का नाम देते हैं। तो आपने इस चीज को ध्यान में रखना और आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी आपको अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्टन है इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। अब बच्चों ये जो सेलुलोज है इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड का मतलब है तब्दील शुदा शक्ल है। अब तब्दील शुदा शक्ल कैसे है आपको पता चल गया कि जो सेलुलोज है वहां पे मौजूद होते हैं बीटा ग्लूकोज, जबकि यहाँ पे कौन मौजूद होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन मौजूद होता है। अब एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपकी बुक के अंदर इसका नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब इस बीटा ग्लूकोज के साथ ही नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को हम एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का नाम देते हैं। मुझे उसके बाद देखिए ये पाया कहां पे जाता है। इट्स फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड इंसेक्ट्स। अब बच्चों इंसेक्ट्स के नाम है, क्रैब्स जो है वो केकड़े को कहते हैं, लॉबस्टर एक इंसेक्ट होता है जो कि केकड़े की तरह होता है, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं लॉबस्टर्स को, और इंसेक्ट्स कहते हैं हशरात को। बच्चों आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के हैं कि स्केलेटन की दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एंडोस्केलेटन और एक होता है एक्सोस्केलेटन। ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर पाया जाता है उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, और वो स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर पाया जाता है उसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो क्रैब्स, लॉबस्टर और इंसेक्ट्स बच्चों इनके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है ये मौजूद होता है, और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटन से मिलकर बना होता है। इट आल्सो मेक्स द सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये जो काइटन है बच्चों ये फंजाई की सेल वॉल भी बनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखें, वो कहते हैं लाइक सेलुलोज इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों सेलुलोज की तरह ये भी ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। कौन सा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज, ठीक है। लेकिन बच्चों जो ग्लूकोज है ये मॉडिफाइड है, हम इसको आगे देखेंगे। अब देखें द लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज पॉलीमर्स इज आल्सो लाइक दैट फाउंड इन सेलुलोज। बच्चों इसके दरमियान जो लिंकेज है ना वो वही है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है जो कि बच्चों सेलुलोज के अंदर था, वही लिंकेज जो है वो काइटन के अंदर भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद है। अब बच्चों यहाँ पे फर्क क्या आता है, यहाँ पे देखें हाउएवर ताहम इन काइटन में ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज बीन मॉडिफाइड बाय द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर लिख लें एट कार्बन 2, ताकि आपको याद रहे कि सेकंड कार्बन के ऊपर जब एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तो हर काइटन के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस तरह से मॉडिफाई होता है कि इनके सेकंड कार्बन के ऊपर एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आकर अटैच होता है। जब वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप आकर अटैच हो जाता है तो इस पूरे ग्लूकोज को हम एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का नाम देते हैं। अब जो काइटन है वो कहता है कि सिर्फ फ्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं उसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं, तमाम ऑर्गेनिज्म इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए इसको डाइजेस्ट करने के लिए अलग से एंजाइम जो हैं वो चाहिए होते हैं। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।